हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और हमने वहाँ पे ये चीज़ भी डिस्कस की थी स्टूडेंट्स कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया था। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी लेवल्स को भी डिस्कस किया, उसकी एनर्जी वैल्यू भी निकाली थी और उसकी ट्रांजिशंस को भी हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन रूल्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब स्टूडेंट्स इसमें मैंने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं लिखा, जैसे मैंने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा लिखा था ना इधर, वैसे मैंने यहाँ पे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वर्ड यूज नहीं किया। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी यूज होगी ना इस ट्रांजिशन में, वो एनर्जी रोटेशनल से ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको उससे ज्यादा क्लियर हो। जैसे स्टूडेंट्स मान लो वाइब्रेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 50। ठीक है, रोटेशनल होने के लिए, ट्रांजिशंस परफॉर्म होने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 10 सपोज। तो देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल को 10 एनर्जी मिल जाती है तो ऑब्वियस है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल को मोर देन 50 एनर्जी मिलती है, मीन्स मान लो 60 मिल गई, 70 मिल गई, 80 मिल गई, तो उस वाइब्रेशनल में रोटेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल को वाइब्रेशनल की एनर्जी मिल रही है इट मीन्स उसको इनडायरेक्टली रोटेशनल स्पेक्ट्रा करने की एनर्जी तो मिल ही गई। समझ में आ रहा है ना आपको कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू रोटेशनल। तो जब वाइब्रेशनल जितनी एनर्जी आप एक एटम या एक मॉलिक्यूल अचीव कर चुका है तो इट मीन्स कि उसमें रोटेशनल मोशन तो होगा ही होगा। ये अंडरस्टूड है, क्लियर। तो हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी जरूर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जब एक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा तो उसके साथ रोटेशनल भी होता ही होता है। दैट्स वाई हमने नेम रखा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब सबसे पहले हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल स्टडी करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, बट फिर प्रैक्टिकली हम क्या स्टडी करेंगे, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एक मॉलिक्यूल में आते क्यों हैं। क्योंकि हमें पता है एक एटम की अगर आप बात करो तो उसमें न्यूक्लियस होते हैं और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो और मॉलिक्यूल में भी अगर आप सिंपलेस्ट केस डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसमें भी न्यूक्लियस तो होगा, और न्यूक्लियस कभी भी अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता, ये वाइब्रेट करता है और इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो आर डिस्टेंस होता है ना दैट विल नॉट रिमेन फिक्स। ठीक है, तो क्या होगा कि एक न्यूक्लियस वाइब्रेट कर रहा है मान लो, ठीक है, लेफ्ट राइट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है अपना रोल प्ले करने लग जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में जो आपने एटम रखे हैं उन एटम के न्यूक्लियस जो हैं दे विल वाइब्रेट अलोंग इट्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही है जिस एक्सिस के अलोंग वो टाई अप हैं एक दूसरे के साथ, और जो एक्सिस उनके सेंटर से निकलती है, न्यूक्लियस के सेंटर से, क्लियर। तो ऑब्वियस है अब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गए, तो वाइब्रेट करेंगे तो उनके अंदर एनर्जी जो होगी उसमें भी चेंज आएगा, तो उस वजह से जो वहां पे एनर्जी लेवल जनरेट होंगे दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स arise due to vibration of the nuclei in the diatomic molecule along the internuclear axis, clear। अब इसके अंदर हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल का सिस्टम है, इसमें एक मॉलिक्यूल M1 है और एक मॉलिक्यूल, सॉरी ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास M1 है और दूसरे एटम का मास M2 है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। ठीक है, अब इस एटम का न्यूक्लियस भी और इस एटम का न्यूक्लियस भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेंगे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैंने लिया है R0, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को कैसे कंसीडर करेंगे, एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपको पता है कि जो फोर्स यहाँ पे अपना रोल प्ले करने लगेगी दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होगी क्या,
मान लो वाइब्रेट करने के बाद उसकी एक्सट्रीम डिस्टेंस r है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r0 है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी है, r माइनस r0। अब प्रोपोर्शनल को हटा के हमने k लगा दिया, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और आप ये कह सकते हो ये बताता है कि एक न्यूक्लियस जो है उसका वाइब्रेट करने का नेचर कैसा है। क्लियर। अब हमने r माइनस r0 को x लिख लिया, गॉट माई पॉइंट। अब इस मोशन की वजह से ये फोर्स जो है ये जनरेट हुई, तो ऑब्वियस है रिस्टोरिंग फोर्स भी तो जनरेट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी एटम के अंदर जनरेट हो जाएगी, और उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस dv/dx। क्लियर। अब ये भी उसी फोर्स के बारे में बता रही है और ये भी, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा dv/dx इज इक्वल्स टू kx। अब वेरिएबल सेपरेट करो आप, तो वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dx को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास dv इज इक्वल्स टू kx इंटू dx। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, x क्या था अगर आपको याद हो तो, इट डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट। जब एक न्यूक्लियस की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है तो जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है ये भी नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी उस टाइम पे ड्यू टू वाइब्रेशन। फिर उसके बाद अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट x हुई है तो हमने ये मान लिया उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी v होगी। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर बाय 2। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी अटेन्ड बाय अ मॉलिक्यूल ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब मॉलिक्यूल आपका डाइएटॉमिक है स्टूडेंट्स, दिस वन, तो इसमें हम m1 और m2 ना लेकर रिड्यूस मास लेंगे पूरे सिस्टम का। तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला आपको पता ही है स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। अब हमें इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करना है, हमने एनर्जी लेवल्स निकालने ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम पे स्टोरिंजर वेव इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, दिस वन स्टूडेंट्स। और ये इक्वेशन आपने लास्ट सेमेस्टर में क्वांटम फिजिक्स में पढ़ी है, ठीक है। आप उसको यहां लिखो, और आपने इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से वहां पे स्टडी किया है, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। बाकी इस सेमेस्टर में आपके सिलेबस में वो डेरिवेशन नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, या ये कह दो कि जो मॉलिक्यूल हमने स्टार्टिंग में लिया था उसके एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे EV इज इक्वल्स टू V प्लस 1/2 H न्यू नॉट। अब यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, V जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। इट मींस जो एनर्जी लेवल के बीच का गैप होगा वो कांस्टेंट होगा। पहले आप V को 0 पुट करो तो आपके पास एनर्जी लेवल जो फर्स्ट है उसकी एनर्जी आ जाएगी, 1 पुट करोगे तो उससे नेक्स्ट की, सेकंड पुट करोगे तो उससे नेक्स्ट की। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो कितना है, H न्यू नॉट। इनके बीच का गैप भी H न्यू नॉट, और इनके बीच का भी, मीन्स द गैप बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रिमेन्स सेम, ठीक है। जबकि रोटेशनल में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि EJ जो आता है ना आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था J इंटू J प्लस 1 के। मतलब यहां पे और यहां वाइब्रेशनल में क्या चीज आ रही है, EV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे V हम इंक्रीज कर रहे हैं वाइब्रेशनल में तो गैप कांस्टेंट रह रहा है, बट वहां हम जब J को इंक्रीज कर रहे थे तो गैप क्या हो रहा था, इंक्रीज। तो हमने ये देखा, द गैप बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीजेस एंड द गैप बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रिमेन कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस कर रही हूँ, बट बार बार बता रही हूँ प्रैक्टिकली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्योर नहीं होगा, वाइब्रेशनल के साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी होगा। बट हम समझने के लिए पहले वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं, फिर प्रैक्टिकल जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसको डिस्कस करेंगे। पहली बात, ये स्पेक्ट्रा अराइज क्यों होता है, ये अराइज होता है इन लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होती है, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, दिस स्पेक्ट्रा अराइज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। क्लियर। अब कौन से मॉलिक्यूल इस टाइप के वाइब्रेशन को शो करेंगे, जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगी
अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम स्टेट पे, दैट इज R0। क्लियर। और जिनके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होगी, जैसे H2 है, O2 है, वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे। और इसमें जो सिलेक्शन रूल होता है स्टूडेंट्स, वो वही होता है जैसा सेम रोटेशनल में होता है। रोटेशनल में हम लिखते हैं डेल्टा J इज इक्वल्स टू +-1, और यहाँ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल्स टू +-1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी 1 का ही चेंज आएगा वाइब्रेशनल लेवल में भी। जिस तरीके से देखो, आप 4 से 3 में जा सकते हो, 4 से 2 में नहीं जा सकते आप, क्योंकि 2 का चेंज हो जाएगा। 3 से 2 में जा सकते हो, 2 से 3 में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप अपर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहे हो, दैट इज नोन एज एमिशन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अगर आप लोअर से हायर पे जा रहे हो, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। क्लियर। अब हम निकालते हैं कि एमिटेड जो रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखो, डेल्टा V इज इक्वल्स टू +-1। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इनिशियल लेवल को V लेकर चल रही हूं तो फाइनल लेवल V-1 होगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में आप डिफरेंस रखना, न्यू फ्रीक्वेंसी है और V लेवल का नंबर है। गॉट माई पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का ही हुआ। अब अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हो, तो इनिशियल स्टेट मैंने ये ले ली मॉलिक्यूल की और फाइनल ये ले ली। अब हम दोनों की एनर्जी पुट करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स एनर्जी निकाली थी ये, एक बार हम V रखेंगे तो हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी, दिस वन। ठीक है, और एक बार हम यहां पे V-1 रखेंगे तो हमारे पास एनर्जी वैल्यू बन जाएगी ये। क्लियर। गॉट माई पॉइंट। अब इनमें से H न्यू को हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, यहां भी H न्यू नॉट ही आएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने H न्यू नॉट को कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे अपने पास आया V + 1/2 -V + 1 -1/2। अब यहां पे V से V कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये चीज आ गई। क्लियर। तो हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला कि एमिटेड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व। मीन्स 4 से 3 पे जाओ, 3 से 2 पे जाओ, 2 से 1 पे जाओ, या फिर 5 से 4 पे आओ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। ये कंक्लूजन स्टूडेंट आप एनर्जी लेवल को देख के भी बता सकते थे। वो ये देखो, अब यहां पे गैप कांस्टेंट है एनर्जी लेवल के बीच का, और 1-1 का गैप लेना है ट्रांजिशन के बीच में। तो आप खुद सोचो, 4 से 3 पे आओगे तो भी गैप 1 का बन रहा है, 3 से 2 पे आ रहे हो तो भी 1 का बन रहा है, 2 से 1 पे आ रहे हो तो भी 1 का बन रहा है। तो एमिटेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी तो सेम ही आएगी, और दैट इज नोन एज न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट। अब यहाँ पे K स्प्रिंग कांस्टेंट है, और म्यू आपका रिड्यूस्ड मास है पूरे मॉलिक्यूल का, जिसमें हम 2 मॉलिक्यूल को 2 एटम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की फ्रीक्वेंसी निकाल ली जो एमिट होगी, और यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लेवल इन्वॉल्व। चाहे 4 और 3 हो, या 3-2 हो, या 2-1 हो, या 5-4 हो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम बिकॉज द गैप बिटवीन एनर्जी लेवल इज कॉन्स्टेंट। क्लियर। अब हम प्रैक्टिकल जो हमारी ट्रांजिशंस होती है उसकी बात करते हैं, दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। एक्चुअल में वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही होता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसका मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों ट्रांजिशंस होंगी, तो उस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी क्या होगी, EV + EJ। V की ये रही, और EJ की आपने लास्ट लेक्चर में निकाली ही है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था। इसमें V जो है वो उसकी वैल्यू 0, 1, 2, सेम ऐसे J की भी। ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं और ये रोटेशनल। अगर आप डायग्राम से समझना चाहो तो ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये वाइब्रेशनल लेवल बनाए हैं 2, और इन्हीं के इंटरमीडिएट में रोटेशनल लेवल बनाए हैं। और रोटेशनल इस तरीके से बनाना कि उनके बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब मैं इसमें दोनों ट्रांजिशन शो कर रही हूं, क्योंकि अब मान लो कोई भी मॉलिक्यूल इन लेवल से इन लेवल्स पे आ रहा है, ये जो आपके लेवल्स हैं इनमें से किसी से भी वो इन लेवल्स के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि वाइब्रेशनल लेवल तो ऑलरेडी चेंज हो गया 1 से 0 पे, या आप 0 से 1 पे जा रहे हो। ठीक है, वो एक ही बात है। तो इसमें तो चेंज आ ही गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में
एमिशन स्पेक्ट्रा शो किया था, तो इस बार मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो कर रही हूँ। वैसे दोनों में सेम सी चीज होती है। अगर आप इन लेवल से इधर आ रहे हो तो इसको बोला जाता है एमिशन, और अगर आप इन लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो इसमें मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखो स्टूडेंट्स, हमने वाइब्रेशन में 0 से 1 पे एक ट्रांजिशन की है। इस ट्रांजिशन में देयर कैन बी नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रांजिशंस। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, मैंने डेल्टा जे प्लस माइनस 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन शो की है। ये देखो 1 से 0 पे, 2 से 1 पे, 3 से 2 पे, 4 से 3 पे और 5 से 4 पे। क्लियर? इसी तरीके से मैंने ये भी शो की हैं 0 से 1, 1 से 2। इस तरीके से आपको ये सारी ट्रांजिशंस मैंने शो की हैं प्लस माइनस 1 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा होता है। क्यों होता है कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स? क्योंकि एक वाइब्रेशन में नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रांजिशन है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में नंबर ऑफ वाइब्रेशनल है। तो आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में नंबर ऑफ रोटेशनल, तो टोटल ट्रांजिशंस कितनी ज्यादा हो रही हैं। तो इसलिए अपने आप ही बैंड बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम एनर्जी की बात करें कि ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी या एब्जॉर्ब्ड लाइट जो होगी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, उसकी एनर्जी कितनी होगी। रूल्स के अकॉर्डिंग V में भी प्लस माइनस 1 का चेंज आ सकता है और J में भी प्लस माइनस 1 का चेंज आ सकता है। तो एक बार मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में V और J रखती हूं, और एक बार V के प्लेस पे V माइनस 1 और J के प्लेस पे J माइनस 1, तो हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स दिस वन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। क्लियर? तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, यहां पे ये, और फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो ये। अब मतलब ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आई है, दिस इज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये ट्रांजिशन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की आई है। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और उसके साथ साथ इन तीनों में हमने क्या क्या डिफरेंस स्टडी की और क्या क्या सिमिलरिटी वो भी कर लेंगे। ठीक है, जिसको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लेना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा।